दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने जाना कि मासलेस होने के बावजूद फोटोन का मोमेंटम जीरो क्यों नहीं होता। आज के इस एपिसोड में हम लाइट से जुड़े एक और ऐसे सवाल का उत्तर आपको देंगे जो काफी लोगों द्वारा हमसे अक्सर पूछा जाता है, और वो सवाल कुछ इस प्रकार है। स्कूल में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, जो एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले के जरिए हमें ये बतलाता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटी कितनी पावरफुल होगी। इस फॉर्मूले के अनुसार दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटी कितनी पावरफुल होगी, ये उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये फॉर्मूला उन ऑब्जेक्ट्स के लिए बिना किसी दिक्कत के काम करता है जिनका अपना कोई मास हो। पर क्या हो अगर किसी ऑब्जेक्ट का कोई मास ही ना हो, जैसे कि फोटॉन्स। इस फॉर्मूले के अनुसार दो में से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मासलेस हो जाए तो ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पर हम अक्सर ये सुनते हैं कि ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि वो लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेती है, और एक बार लाइट जब ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर जाता है तो वो फिर वापस नहीं लौट पाता। तो सवाल ये है कि लाइट तो फोटोन से मिलकर बना होता है और फोटॉन्स तो मासलेस होते हैं। इस हिसाब से तो ब्लैक होल के ग्रेविटी का प्रभाव लाइट पर बिल्कुल पड़ना नहीं चाहिए। तो ब्लैक होल लाइट को अपनी ओर खींच कैसे लेता है, या फिर ये कहें कि मासलेस ऑब्जेक्ट्स पर भी ग्रेविटी का प्रभाव आखिर क्यों पड़ता है। आज के इस एपिसोड में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो बिना और ज्यादा वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। न्यूटन के द्वारा लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिए जाने के बाद पहली बार हमें ये रियलाइज हुआ कि जिस लॉ के कारण पृथ्वी पर ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरते हैं, सेम वही लॉ ब्रह्मांड में हर जगह काम करता है। यानी कि पृथ्वी पर अगर ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी के कारण नीचे गिरते हैं तो उसी ग्रेविटी के कारण चांद भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसी ग्रेविटी के कारण प्लैनेट्स भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और उसी ग्रेविटी के कारण स्पेस में मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट्स एक खास तरीके से मूव भी करते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते भी हैं। न्यूटन का लॉ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल था। उनके अनुसार ग्रेविटी दो बॉडीज के बीच लगने वाला एक अट्रैक्टिव फोर्स था, जिसे निकालने के लिए हमें बस दो बॉडीज के रेस्पेक्टिव मासेस, उनके बीच की दूरी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ज़रूरत थी। इसने हमारे सामने मौजूद ग्रेविटी से संबंधित लगभग हर फेनोमेनन को ऑलमोस्ट परफेक्टली एक्सप्लेन किया, जैसे कि इसने सर्कल्स, एलिप्सेस, पैराबोलाज और हाइपरबोलाज जैसे हर तरह के पॉसिबल ऑर्बिट को एक्सप्लेन किया। इसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी एक्सप्लेन किया और हमें ये भी बताया कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसने एस्केप वेलोसिटी को भी एक्सप्लेन किया, जिसके कारण हमें ये पता चला कि किस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के पावरफुल ग्रेविटी क्षेत्र से बाहर भेज सकते हैं। इनफैक्ट आज भी हम चांद पे लैंड करने के लिए या फिर मंगल पर जाने के लिए न्यूटन के ग्रेविटी थ्योरी का ही इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट हमारे इर्द गिर्द आज भी जब भी ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ भी कैलकुलेशंस करने होते हैं तो वहाँ न्यूटन के ग्रेविटी थ्योरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल ये आता है कि न्यूटन की लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का इस्तेमाल जब आज भी हम कर रहे हैं तो इसके साथ दिक्कत क्या है? तो इसका जवाब ये है कि ये थ्योरी परफेक्ट नहीं है, यानी कि इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। अगर
पहले प्रॉब्लम्स की बात करें तो न्यूटन के द्वारा दिए गए इस इक्वेशन की मदद से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैलकुलेट ज़रूर कर सकते हैं, पर यह हमें ये नहीं बता पाता कि ग्रेविटी आखिर काम कैसे करता है। कहने का मतलब ये है कि न्यूटन के इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम ये तो बता सकते हैं कि पृथ्वी और चांद के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्टली कितना है, पर हम ये नहीं बता सकते कि चांद पृथ्वी से एक खास दूरी पर ही एक खास ऑर्बिट में चक्कर क्यों लगाता है। उसी तरह ब्रह्मांड में मौजूद अन्य ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर के पीछे छुपे कारण के बारे में हमें ये नहीं बता पाता। इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये हमें ग्रेविटी के एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाता। कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा ग्रेविटी के इफेक्ट का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही हमें बता पाता है। इसके कारण होता यह है कि इसका इस्तेमाल जब हम नॉर्मल सिनेरियो में करते हैं तो इसके द्वारा दिया गया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी हमें लगभग एग्जैक्ट लगता है, क्योंकि वहाँ कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। यही कारण है कि कुछ सिनेरियो को छोड़कर आज भी इसका इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के लगभग हर जगह किया जाता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हमारे सामने आ जाता है जिसमें हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत पड़ती हो, जैसे कि जब बेहद ही पावरफुल ग्रेविटी फील्ड की बात हो रही हो, जो कि ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स जैसे मासिव और एक्सट्रीमली डेंस ऑब्जेक्ट्स के नज़दीक मौजूद होती है, या फिर मरकरी जैसे प्लैनेट के ऑर्बिट की जो कि सूर्य से काफ़ी नज़दीक है। ऐसे सिनेरियो में न्यूटन की लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमारे काम नहीं आ पाता, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में काफ़ी अंतर आ जाता है। अब आप पूछेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो इसका उत्तर है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके, जिसने अभी तक लगभग हर चुनौती को बिना किसी समस्या के पार किया है। मरक्यूरी के ऑर्बिट की बात जब हमने कर ही दी है तो हम ये भी बता देते हैं कि एक समय था जब मरकरी का ऑर्बिट हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ था, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं था। दरअसल इसका ऑर्बिट हाईली इलिप्टिकल है और इसका पेरिहीलियन बदलता रहता है। अगर आप पेरिहीलियन के बारे में नहीं जानते तो ये वो पॉइंट होता है जहां से कोई प्लैनेट, एस्ट्रॉइड या कॉमेट सूर्य से सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। न्यूटन के ग्रेविटी थ्योरी के अनुसार मरक्यूरी के ऑर्बिट में होने वाले इस डेविएशन के लिए अन्य दूसरे प्लैनेट्स द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला ग्रेविटी जिम्मेदार था, और उनके कैलकुलेशन के अनुसार इसका पेरिहीलियन 531 आरसेक पर सेंचुरी एडवांस करना चाहिए था, पर ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ये वैल्यू 574 आरसेक पर सेंचुरी था, यानी कि न्यूटन का कैलकुलेशन गलत वैल्यू दे रहा था। पर उस समय यूरेनस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसके मोशन में डिस्क्रिपेंसीज होने के कारण हमें नेपट्यून के वहां मौजूद होने का पता चला था। इसलिए उस समय वैज्ञानिकों को लगा कि हो सकता है नेपट्यून की तरह यहाँ भी कोई ऐसा इनर प्लैनेट मौजूद हो जिसे हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। हो सकता है इसी प्लैनेट की ग्रेविटी मरक्यूरी के ऑर्बिट को इफेक्ट कर रही हो। एस्ट्रोनॉमर्स इस प्लैनेट को सूर्य के नज़दीक ढूंढने में लग गए और इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट को उन्होंने वल्कन नाम दिया, जो कि रोमन फायर गॉड का नाम था। पर काफ़ी सालों तक ढूंढने के बाद भी वहाँ किसी नए प्लैनेट के मौजूद होने का कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद मरक्यूरी का ऑर्बिट एक बार फिर से एस्ट्रोनॉमर्स के बीच चर्चा का विषय बन गया। अंत में इस गुत्थी को सॉल्व किया आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी ने। इसने हमें बतलाया कि सूर्य स्पेस टाइम को वॉर्प करता है। चूंकि मरकरी इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक मौजूद है, तो इस वॉर्प्ड स्पेस का सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसके ऊपर ही पड़ेगा। जनरल रिलेटिविटी ने प्रेडिक्ट किया कि इस वॉर्पिंग के कारण मरक्यूरी का पेरिहीलियन न्यूटन द्वारा प्रेडिक्ट किए गए वैल्यू से कहीं ज़्यादा एडवांस करेगा, और इसके द्वारा प्रेडिक्ट की गई वैल्यू भी ऑलमोस्ट एक्यूरेट साबित हुई। यानी कि इस सिनेरियो में जहां न्यूटन की थ्योरी फेल कर गई, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी सफल साबित हुई। आगे आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग और ग्रेविटेशनल वेव्स का प्रेडिक्शन भी किया, जो कि आज बिल्कुल सच साबित हुई है।
यही कारण है कि ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए आज हम न्यूटन की थ्योरी को नहीं बल्कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब आते हैं मूल सवाल पे, जो कि बेसिकली ये है कि फोटॉन्स जैसे मासलेस पार्टिकल्स को भी आखिर ग्रेविटी कैसे अफेक्ट कर सकता है, यानी कि ब्लैक होल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स लाइट को अपनी तरफ आखिर क्यों खींच लेते हैं जबकि उसका कोई मास भी नहीं होता। आइए जानते हैं इस सवाल का उत्तर। पहली बात तो ये कि इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, न कि न्यूटन की थ्योरी का, क्योंकि जनरल रिलेटिविटी ज़्यादा बेहतर थ्योरी है ग्रेविटी के इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये लगभग हर सिनेरियो में परफेक्टली काम करती है, जबकि न्यूटन की थ्योरी काफ़ी सारे सिनेरियो में फेल कर जाती है, या अच्छा होगा कि ये कहें कि ये हमें केवल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देती है, एग्जैक्ट नहीं। तो आइंस्टाइन की ये जनरल रिलेटिविटी थ्योरी आखिर है क्या? विस्तार से हम इसके बारे में कभी और जानेंगे। फिलहाल आइए एक छोटे से उदाहरण से इसे क्विकली समझ लेते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं होता, बल्कि ये कर्व्ड स्पेस टाइम का इफेक्ट होता है। स्पेस टाइम पर पड़ने वाला हर तरह का स्ट्रेस इसे वॉर्प करता है। जनरली आपने सुना होगा कि हर तरह का मास स्पेस टाइम को वॉर्प करता है, या ये कहें कि उसे अंदर की ओर धंसा देता है, पर यह पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल हर तरह के एनर्जी का कॉम्बिनेशन ऐसा कर सकता है जिसका मास मात्र एक रूप है, क्योंकि मास एनर्जी बन सकता है और एनर्जी मास, यानी कि किसी भी तरह की एनर्जी या मास स्पेस टाइम को वॉर्प करता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस वॉर्प्ड स्पेस से गुजरता है तो उसका प्रभाव इस पर पड़ता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कैसा भी क्यों ना हो, यानी कि चाहे वो मास वाला हो या फिर मासलेस हो। इस प्रभाव को ही हम ग्रेविटी कहते हैं। आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। तो मान लो कि स्पेस टाइम एक चादर है। इस चादर पर अगर हम एक हल्का गेंद रख दें तो वो गेंद इस चादर को थोड़ा अंदर की ओर धंसा देगा। अब अगर एक भारी गेंद भी उस चादर पर रख दें तो ये गेंद उस चादर को भी थोड़ा और अंदर की ओर धंसा देगा। इसके कारण होगा ये कि हल्का वाला गेंद उस भारी वाले गेंद की ओर अपने आप लुढ़कने लगेगा, और हमें लगेगा कि बड़ा वाला गेंद छोटे वाले गेंद को अपनी ओर खींच रहा है। इसी खिंचाव को हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा भारी बॉल होगा उतनी ही ज़्यादा वो चादर को अंदर की ओर धंसाएगा, और उतनी ही तेज़ी से हल्के बॉल्स उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि अगर ऐसा है और हमारा सूर्य एक भारी बॉल है और प्लैनेट्स हल्के बॉल्स हैं, तो प्लैनेट सूर्य से जाकर टकरा क्यों नहीं जाते? वो इसका चक्कर क्यों लगाते हैं? इसे किसी और वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा, पर फिलहाल इसे काफ़ी सिंपल तरीके से इस उदाहरण में समझाया गया है। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी क्या है और ये कैसे काम करता है। आइए एक बार फिर अपने इस सवाल पे आते हैं और ये जानते हैं कि क्या ब्लैक होल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स सचमुच फोटॉन्स जैसे मासलेस ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींच लेते हैं, और अगर अपनी ओर सचमुच खींच लेते हैं तो आखिर कैसे? दरअसल ये कहना ही टेक्निकली गलत है कि ब्लैक होल्स मासलेस फोटॉन्स को अपनी ओर खींच लेते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ब्लैक होल्स फोटॉन्स को अपनी ओर कभी नहीं खींचते, बल्कि होता यह है कि फोटॉन्स जिस रास्ते से जा रहे होते हैं वो रास्ता ही कर्व्ड हो जाता है, जिसके कारण फोटॉन्स को उसमें जाना ही पड़ता है। नहीं समझे? आइए इसे इस साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपके घर से स्कूल जाने का केवल एक ही रास्ता है, जो कि काफ़ी सकरा है। हर रोज़ आप अपने दोस्तों के साथ आप इसी रास्ते से अपने स्कूल की ओर जाते हो। एक दिन जब आप अपने दोस्तों के साथ तेज़ी से दौड़कर इस रास्ते से जा रहे होते हो, तो अचानक आपको इस रास्ते में एक बड़ा और काफ़ी गहरा गड्ढा मिलता है। चूँकि आप अपने दोस्तों के साथ तेज़ी से दौड़कर जा रहे होते हैं, आप और आपके कुछ दोस्त तुरंत नहीं रुक पाते। इससे होता यह है कि आपके कुछ दोस्त गड्ढे में गिर जाते हैं, जबकि कुछ दोस्त तो खुद को संभालने में सफल हो जाते हैं। वो इस गड्ढे के किनारे से होते हुए आगे निकल जाते हैं। अब बताइए,
जो लोग इस गड्ढे में गिर गए, क्या वो ये कह सकते हैं कि इस गड्ढे ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया? वो ऐसा नहीं कह सकते ना। बिल्कुल सिमिलर केस ब्लैक होल और लाइट के साथ भी होता है। हालांकि ये परफेक्ट उदाहरण तो नहीं, पर ब्लैक होल्स जैसे ऑब्जेक्ट को स्पेस टाइम में दर्शाने के लिए ये सबसे बेहतर उदाहरण है। ब्लैक होल स्पेस टाइम को इतना ज़्यादा वॉर्प करता है, मान लो स्पेस टाइम में एक गड्ढा ही बना देता है। मान लीजिए हमारे पहले वाले उदाहरण में वो गड्ढा एक ब्लैक होल है, जबकि दौड़ते हुए बच्चे फोटॉन्स। उस गड्ढे का किनारा हो गया ब्लैक होल का इवेंट होराइजन। तो जो फोटॉन्स किनारे से निकल जाते हैं वो ब्लैक होल्स के ग्रेविटी के प्रभाव से निकल जाते हैं, और जो फोटॉन्स इससे होते हुए जाते हैं वो इस गड्ढे में गिरकर हमेशा के लिए इसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। जब आपके पास जाने का केवल एक ही रास्ता हो तो आप उसे ही फॉलो करेंगे ना, चाहे वो स्लॉपी ही क्यों ना हो या फिर उसमें गड्ढे ही क्यों ना हो। ठीक यही चीज़ इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी पार्टिकल्स के साथ होता है। पार्टिकल्स केवल स्पेस टाइम में ही ट्रैवल करते हैं, और अगर ये स्पेस टाइम ही कर्व्ड हो जाए या इसमें गड्ढा हो जाए तो उन पार्टिकल्स के लिए इसी पाथ को फॉलो करना उनकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि आगे जाने का कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पार्टिकल्स के पास मास है या नहीं। स्पेस टाइम अगर प्लेन रहेगा तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगी, और अगर ये कर्व्ड होगा तो ये पार्टिकल्स उस कर्व्ड स्पेस में ट्रैवल करेंगे। प्लेन एंड सिंपल। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि मासलेस होने के बावजूद भी फोटॉन्स पर ग्रेविटी का प्रभाव क्यों पड़ता, और वो ब्लैक होल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स में कैसे समा जाते हैं। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट्स है या कोई और प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ भी हम विज्ञान से संबंधित इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लगातार शेयर करते रहते हैं और आपके सवालों के जवाब भी देते रहते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है विज्ञान टीवी इंडिया। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।